हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, निम्न में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, सरापा। ऑप्शन नंबर सबरपा, शबरपा लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, शरपा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, लुईपा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, अज्ञेय। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरापा को। सरापा यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो दिया है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया क्या, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया क्या, प्रिप्रवास। सेकंड में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या, प्रिप्रवास। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी में है पद्मावत। और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, श्री रामचरित मानस। ठीक है, तो देखिए प्रथम महाकाव्य की बात करें, प्रथम महाकाव्य है क्या आपका पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई के द्वारा रचा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला गया क्या, रीति काल, रीति काल का अन्य यानी दूसरा नाम क्या है, यानी रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो रीति काल को श्रृंगार काल से नाम जाना जाता है। रीत काल को एक और नाम है क्या, श्रृंगार काल, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए क्या बोल रहा है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है, यानी कौन सा कवि छायावादी नहीं है जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए छायावादी कवि में चार कवि माने जाते हैं जो इस छायावादी के चार स्तंभ कहे जाते हैं। तो उनमें से कौन सा है, उनमें से कौन कौन है। तो देखिए महादेवी वर्मा भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और एक है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त जो है छायावादी युग के कवि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या, छायावादी कवि नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, मैथिली शरण गुप्त ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वें में दिया गया क्या, छायावादी युग का समय कब से कब तक माना जाता है, यानी छायावादी युग का समय जो है कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, तो देखिए छायावादी युग का जो समय होता है वो 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो आपका विकल्प दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें को भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया गया क्या, कला और कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, यानी कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में है निराला। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, महादेवी वर्मा। तो देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, यानी जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वो हो जाएगा करेक्ट विकल्प। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है क्या, तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस की रचना की है, माने कौन सी भाषा में रचना की है। जो तुलसीदास जी हैं श्री रामचरित मानस की रचना की है, लेकिन कौन सी भाषा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है क्या, यानी पहले में ए में ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या, भोजपुरी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्या, खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या है, अवधी भाषा में। तो तुलसीदास जी जब रामचरित मानस की रचना कर रहे थे तो वो अवधी भाषा में उस मतलब रामचरित मानस की रचना जो की थी वो अवधी भाषा में की थी। अवधि यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है विकल्प वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, निम्नलिखित क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है जो द्विवेदी युग से संबंध रखता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, कामायनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, पल्लव, और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है साकेत, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, यामा। तो देखिए जो द्विवेदी युग से रचना संबंध रखता है वो रचना है हमारा क्या, साकेत, क्या है, साकेत है। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है, ठीक है, रचनाकार का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी कुछ ना कुछ बताएगा। ठीक है, तभी आपका प्रिपरेशन जो वो मैं क्लियर कर पाऊंगा कि आप कितना मतलब प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस साकेत के रचनाकार का नाम आप लोग बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है हिंदी की प्रथम कहानी, क्या बोला है, प्रथम कहानी के नाम से जानी जाती है। यानी जो हिंदी का प्रथम कहानी है वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या, दुलाई वाली, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, इंदुमती, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, प्लेग की चुड़ैल, यानी प्लेग की चुड़ैल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 11 वर्ष का समय। तो देखिए प्रथम कहानी की यदि बात करें तो प्रथम कहानी जो है आपका वो है इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है इस इंदुमती के लेखक हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या बोला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, उपन्यास को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉवेल भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, नॉवेल। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है, लाला श्रीनिवास दास, नाम याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन ओ सॉरी अशोक के फूल, क्या दिया गया है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं, यानी अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी में है कुबेर नाथ राय। ठीक है, तो देखिए अशोक के फूल जो रचना है वो द्विवेदी सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी द्विवेदी जी ने किया था। कि कौन से द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि द्विवेदी में कई तो द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिया गया है भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन है, यानी भाषा योग वासिष्ठ जो एक रचना है और उसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या, राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इंसा अल्लाह खा। ठीक है, तो भाषा योग वासिष्ठ को जो रचनाकार हैं वो माना जाता है किसको, राम प्रसाद निरंजनी जी को, यानी ऑप्शन नंबर जो ए में दिए गए हैं वही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है क्या, देश विदेश में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको वैसे द्विगु समास और द्वंद्व समास दो ही समास पढ़ने हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं योजक आपको चिन्ह दिखाई देगा, जब आपको चिन्ह योजक का दिखाई देगा तो आप विकल्प मारेंगे कौन सा, द्वंद्व समास का। ठीक है, कौन सा समास का, द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास जब आपको देश और विदेश दिखाई देगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, द्वंद्व समास को टिक करेंगे। ठीक है, इसका पहचानने का ट्रिक याद रखिएगा, योजक चिन्ह, क्या, योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह रहेगा और जो शब्द यहाँ पर देखिए देश, देश का विलोम क्या दिया गया है, विदेश, ये विलोम भी रहेगा यानी अपोजिट भी रहेगा। ठीक है, तो देश उसके बाद योजक चिन्ह याद रखिएगा तो द्वंद्व समास का हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि उठाया गया है कहाँ से, प्रत्यय से उठाया गया है। तो दिया गया है मोटाई में, यानी मोटाई में कौन सा प्रत्यय है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्यय किधर होता है, यानी शब्द के पहले होता है या शब्द के बाद पीछे लगता है। तो देखिए
प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है, यानी कि शब्द के पीछे, शब्दांश के जो पीछे शब्द जुड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। तो जैसे मोटाई, मोटाई, टाई में क्या दिखा आपको ध्वनि निकल रहा है, आई, आई का साउंड जो है निकल रहा है, मोटाई, मोटाई, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या, आई, आप आई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या, त्व, ऑप्शन नंबर सी में है पन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या, ता। तो देखिए मोटाई में आपको आई जैसा, आई, मोटाई ऐसा करके ध्वनि निकल रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, फिर आई प्रत्यय निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया क्या, परिवार में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रत्यय की बात किया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, उपसर्ग को जानेंगे, उपसर्ग किसे बोलते हैं। तो उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के पहले यानी प्रारंभ में लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर लगा है क्या, जैसे वार, वार से पहले लगा है क्या, परी, तो ये जो परी है यही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अब हम लोग अपने विकल्प में देख लेते हैं परी कहाँ दिया गया है। तो परी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है क्या, परमात्मा कामा परमेश्वर कामा जगदीश आदि कहलाते हैं, यानी परमात्मा परमेश्वर जगदीश क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विलोम, बी में दिया गया है पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, प्रत्यय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या, उपसर्ग। तो देखिए प्रत्यय उपसर्ग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि प्रत्यय पीछे लगता है शब्द के, और उपसर्ग जो है होता है वो शब्द के आगे लगता है, ये तो दोनों बिल्कुल भी नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिए विलोम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विलोम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची हो रहा है क्या, यहाँ पर परमात्मा परमेश्वर जगदीश ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया है, प्रश्न नंबर 17। तो देखिए दिया क्या गया है, प्रत्येक, क्या बोला है, प्रत्येक में कौन सा संधि है। तो आप सभी लोगों को मैंने पिछले वाले वीडियो, एक वीडियो मैंने बता दिया, बनाया है हिंदी पर, एक दो वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था क्या, जब शब्द कोई आपको मिले और उसमें कोई बीच में शब्द अधूरा मिले, क्या मिले, अधूरा शब्द, तो आप समझ जाइए कि वो हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। जैसे प्रत्येक हो गया, ठीक है, विद्या हो गया, ये सब में क्या है, यड़ संधि हो गया। तो आप याद रखिएगा, जैसे भी आपको कोई संधि पूछेगा तो आप बीच का अक्षर देखिए अधूरा है, तो वो हो जाएगा क्या, यड़ संधि में हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है क्या, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी तीसरा सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ। तो देखिए इसको मैं आपको एक ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए जब पहले सप्तक की प्रकाशन की बात बोलेगा तो आप बताइएगा वहां पर क्या, 1943। उसके बाद दूसरा सप्तक की यदि पूछेगा तो आप बताइएगा 1951। और यदि यहाँ पर देखिए तीसरा सप्तक की बोला है, तो जब तीसरा सप्तक का पूछेगा तो उसका बताइएगा क्या, 1959। अब देखिए यदि आपको पहला सप्तक का प्रकाशन याद है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 8 जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 1943 ये आपका पहला सप्तक का है, तो इसमें जैसे ही आप 8 ऐड करते हैं तो आपका ये दूसरा सप्तक निकल जाएगा। जैसे 8 3 11 हो जाएगा, 11 के कहाँ से लगा 1, 4 और 1 हो जाएगा क्या, 5, और ये हो जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरा सप्तक आपका निकल गया। अब दूसरे सप्तक में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे सप्तक का मैंने प्रकाशन डेट, ठीक है। तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1959, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वाला ट्रिक तो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है क्या, तालाब शब्द का तत्सम है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए तालाब शब्द का तत्सम होता है क्या, तड़ाग होता है, क्या होता है, तड़ाग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया क्या, पथ के साथी के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आप लोग आंसर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।